कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। एक गांव में रमन नाम का एक संशोधक रहता था। वो हमेशा नए नए प्रयोग करता था और वो सफल भी होता था। वो अपने गांव में बहुत मशहूर था। उसके पास लोग अपनी समस्या लेकर आते तो वो सभी समस्याओं का झट से समाधान कर देता था। एक दिन उसके पास एक आदमी कोई अलग ही मिट्टी का टुकड़ा लेकर आया। ये तुम्हें कहाँ मिला है? साहब, ये मिट्टी का टुकड़ा मुझे मेरे खेत में कुआं खोदते समय मिला। मुझे कुछ अजीब लगा तो मैं आपको दिखाने के लिए ले आया। ठीक है, मैं इसकी जांच करके तुम्हें बताऊंगा। अब तुम जाओ। वो मिट्टी जांचने के बाद रमन को उसमें कच्चा सोना मिलता है। वो उसकी जांच पड़ताल करके देखता है तो वो सच में सोना बन जाता है। रमन ये देखकर आश्चर्यचकित होता है कि उस गांव की मिट्टी में सोना है। वो उस दिन गांव के सारे लोगों को जमा करता है और बताता है कि उस कुएं की मिट्टी में सोने का अंश है और इस गांव की मिट्टी में भी कच्चा सोना मिलेगा और इससे कुछ पैसे भी मिल सकते हैं। सच में रमन जी, क्या आप सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये मिट्टी छानने के बाद जो भी थोड़ा सा सोना निकलेगा वो आपका सोना होगा। लेकिन वो कैसे निकाला जाए? अगर आप हमें कुछ बताएंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। मैं आपको मशीन कैसे बनानी है वो सब बताऊंगा, मगर मुझे थोड़ा समय चाहिए। ठीक है रमन जी, जैसा आप चाहो। रमन घर जाकर इंटरनेट के माध्यम से सामान की लिस्ट तैयार करता है और अगले दिन लोगों की सहायता से वो मशीन बनाने का काम शुरू करता है। वो लोगों को एक बड़ी जाली और एक छोटी जाली लाने को बोलता है। तब तक वो कुछ लोगों के साथ जंगल में जाकर कुछ बड़ी वाली लकड़ियां काट कर लाता है। वो उन लकड़ियों का सही नाप लेकर उन्हें काटता है और उनको तराश कर एक दूसरे में फिट कर देता है। जब लोग छोटी और मोटी जाली लेकर आते हैं तो रमन वो अच्छे से उस मशीन में फिट कर देता है। क्या हुआ रमन जी, किस सोच में डूबे हो आप? मैं सोच रहा था कि मिट्टी कैसे पीसी जाए। रमन जी, मेरे पास एक बड़ी चक्की है, वो किसी काम आ सकती है तो ले लो, शायद उससे अपना काम बन जाए। ठीक है बाबा। ये कहकर रमन उस चक्की को घर ले आता है। वो चक्की बहुत ही बड़ी होती है, वो रमन के काम आ सकती थी, इसलिए रमन उस चक्की को ठीक करवाता है। वो बहुत अच्छे से काम करती है। उसमें रमन थोड़ी मिट्टी डालकर पीस लेता है। चक्की अच्छे से मिट्टी पीस लेती है। अगले दिन सभी गांव वाले रमन के घर जमा हो जाते हैं। तभी रमन उस चक्की को लोगों की मदद से बाहर निकालता है और वो सोना बनाने की मशीन और उस चक्की को एक साथ जोड़ देता है। रमन उस चक्की को शुरू करता है और उसमें मिट्टी डाल देता है। तभी मिट्टी पीसकर बाहर निकलती है और उस मशीन की बड़ी जाली से निकलकर छोटी जाली के ऊपर पड़ने लगती है। छोटी जाली 4 आदमी अपनी ताकत से छानते हैं। अब उस छोटी जाली पर एक कपड़ा लगा देते हैं। अब उस कपड़े पर सोने के छोटे छोटे कण नजर आते हैं और बाकी की मिट्टी नीचे गिर जाती है। वो कपड़ा लेकर रमन एक बड़े पानी के टब में डालता है। कपड़ा पानी में डूब जाता है और देखते ही देखते सोने के सूक्ष्म कण एक जगह जमा हो जाते हैं। उनको वो एक डिब्बे में भरकर रख देते हैं। ये देखकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सारे लोग काम करने में जुट जाते हैं। सारे लोग दिन भर काम करते हैं और रमन वो हफ्ते भर का जमा सोना इकट्ठा करके सोनार के पास बेचने लगता है। गांव आकर वो लोगों में सारे पैसे बांट देता है। रमन आगे जाकर उस सोने को मॉडिफाई करने का और लोगों को ये सब सिखाने का काम शुरू ही रखता है। अब वो गांव बहुत ही समृद्ध हो जाता है और लोग रमन की सारी बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं। रमन आगे जाकर एक बहुत बड़ा संशोधक बनता है जो हमेशा लोगों की मदद करता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, मार्ग अपने आप मिल जाता है। मुन्ना, किरण, श्रेयस और तुषार बचपन के जिगरी दोस्त थे। चारों के पिता बड़े बिजनेसमैन थे। पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन इनमें से किसी को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था। खाना, सोना, इधर उधर भटकना, इसी में सारा दिन बिताया करते थे। आज की मूवी तो सुपर कूल थी यार। क्या स्टंट किए हैं ऋतिक ने, वाओ। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ पापा को पटा के एक फिल्म प्रोड्यूस कर दूं। पहले एक्टिंग तो सीख ले बेटा, फिर हीरो बनना। एक्टिंग की क्या जरूरत है, डांस तो ऋतिक से भी अच्छा करता हूँ ना। अरे वो सब छोड़ो, कल के एग्जाम का क्या करना है? मैंने तो पिछले 10 दिन से किताब भी नहीं खोली। ओह शिट यार, कल के एग्जाम का तो मैं भूल ही गया। अचानक चारों को कल के प्रीलिम एग्जाम के बारे में याद आता है और चारों टेंस्ड हो जाते हैं। ओह गॉड, टीचर ने मेरे पापा से कंप्लेंट की तो मेरी फिल्म घर पे ही बन जाएगी। हाँ यार, मेरे पापा तो मेरा पॉकेट मनी, बाइक सब बंद कर देंगे। चिल डूड, क्यों इतना पैनिक हो रहा है?
ये किरण है, तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो सभी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसीलिए वो परीक्षा से बचने के नए तरीके ढूंढने लगे। यस, एक आइडिया है, चलो मेरे साथ फटाफट। चारों दोस्त एक मैदान में आ जाते हैं जहाँ काफी कीचड़ है। अब हमें यहाँ क्यों लाए हो किरण? प्लीज यार, मेरा क्रिकेट खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है। हाँ, ऑलरेडी मेरी फट गई है। हर जगह पापा ही दिखाई दे रहे हैं। ओम शांति ओम। सब अपने अपने कपड़ों पर ये कीचड़ लगाओ। हैं? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे लगाओ तो। किरण के कहने पर उन चारों दोस्तों ने बिना सोचे समझे अपने कपड़ों पर कीचड़ लगा लिया। इस प्रकार गंदे हालत और पसीने से लथपथ चारों दोस्त अपने टीचर के घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या हालत बन गई है तुम्हारी बच्चों, सब ठीक तो है? सर, हम सब मेरे गांव मेरी बीमार दादी को देखने गए थे और वहां से लौटते समय हमारी कार कीचड़ में फंस गई, टायर भी फट गया और गाड़ी को धक्का लगाते लगाते हम अभी शहर पहुंचे हैं। हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम घर जाने की बजाय यहाँ क्यों आए हो फिर? सर, हम सबकी कल की टेस्ट की तैयारी पूरी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, तुम सब 3 दिन बाद टेस्ट देना, ठीक है? यस सर, हम सब पूरी तैयारी करके एग्जाम देंगे। थैंक यू सर। 3 दिन बाद सब बच्चे पढ़ाई करके एग्जाम के लिए क्लास में पहुंचते हैं। सर, हम एग्जाम के लिए रेडी है। वेरी गुड, लेकिन तुम सबको अलग अलग क्लासरूम में बैठना होगा। टीचर हर एक बच्चे को अलग अलग क्लासरूम में बिठा देते हैं। सब बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन पेपर सॉल्व करने लगते हैं। पेपर में सिर्फ 2 सवाल है। पहला, योर फुल नेम, और दूसरा सवाल है, कार का कौन सा टायर फट गया था? ए, आगे का राइट, आगे का लेफ्ट। अब क्या लिखे? पीछे का राइट, पीछे का लेफ्ट। हम तो फंस गए। दूसरा सवाल देख के सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। कैसा था पेपर बच्चों? सर, हमें माफ कीजिए। हाँ सर, फिर कभी हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, अपनी गलती की जिम्मेदारी लोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, नहीं तो जिंदगी तुम्हें सबक सिखा देगी। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन उसने अपने इकलौते बेटे संजय को अच्छी तालीम दी थी। बेटा, तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो, यही मेरी इच्छा है। गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी बाग थी और उसी पे उसका उदर निर्वाह चलता था। बेटा, आज हमारे साथ बाग में चलो, आज बहुत काम है। क्या बाबा, मैंने कहा ना मुझे नहीं अच्छा लगता बाग में काम करना, इसीलिए आपने मुझे इतना पढ़ाया है क्या? लेकिन बेटा, ये तो हमारी अपनी बाग है, तो फिर काम करने में क्यों झिझकते हो? बाबा प्लीज, अब लेक्चर मत देना। मेरे दोस्त नुक्कड़ पे वेट कर रहे हैं और वैसे भी मुझे बड़ा बिजनेस करना है, ऐसे फालतू काम मुझे नहीं करने। मुंगेरी लाल को लगता था कि संजय को इसी आम के घरेलू व्यवसाय को बड़ा करना चाहिए, लेकिन संजय सिवाय बड़े बड़े सपने देखने के कुछ काम नहीं करता था। दिन भर गांव में दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, नुक्कड़ पे अड्डा जमा के वक्त बर्बाद करना, बड़े बड़े डिंगे हाँकना, यही उसका रूटीन बन गया था। आ गए रामगढ़ के बिजनेस टाइकून। टाटा बिरला के बाद हमारे संजय जी का ही नाम लिया जाएगा भाई। हाँ, वो तो है भाई लोग, इसीलिए बड़े बड़े सपने देखता हूँ यार, वो भी डे एंड नाइट। देखना तुम, एक दिन इसी गांव में आसमान छूती बड़ी हवेली होगी मेरी। संजय के गैर जिम्मेदार बर्ताव के कारण मुंगेरी लाल परेशान थे। 1000 बार समझाने के बाद भी संजय पर कोई असर नहीं हुआ था। काश आज संजय की माँ जिंदा होती, पता नहीं कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा ये लड़का। इतने में मुंगेरी लाल के चचेरे भाई हरिमल घर आते हैं। उन्हें देखकर मुंगेरी लाल बेहद खुश होते हैं। कैसे हो छोटे, कितने साल बाद मिल रहा हूँ, चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही थोड़ी संजय की चिंता हो रही थी। मुंगेरी लाल से हरिलाल को संजय के गैर जिम्मेदार बर्ताव के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि संजय को आम रस बहुत ही ज्यादा पसंद है। बस हरिलाल के दिमाग में संजय को सबक सिखाने की एक कल्पना आती है। संजय बेटा, आज दोपहर को जल्दी घर आना। क्यों चाचा जी? मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है।
अरे सुनो तो, आज दोपहर के भोजन में मैं तुम्हारे लिए खास आमरस पूरी बनाने वाला हूँ। सच में चाचा जी? फिर तो मैं जल्द ही घर आऊंगा। ऐसा कहकर संजय रोज की तरह नुक्कड़ पर चला जाता है। दिन भर बाहर टाइम पास करके संजय खुशी खुशी घर आता है। खाने का समय हो गया, लेकिन खाना तैयार नहीं है। सारे बर्तन खाली है। संजय सोच में पड़ गया। कहाँ गए ये लोग? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भैया वो देखो, संजय आ रहा है। अब क्या करे? तुम बस देखते जाओ छोटे। अरे ये तो यहाँ पर गप्पे लड़ा रहे हैं। बाबा, चाचा जी, भूख के मारे मेरी जान जा रही है और आप यहाँ गप्पे मार रहे हो। कहाँ है आमरस? मंगेरी लाल ने हरिलाल की तरफ इशारा किया और हरिलाल ने पेड़ के नीचे रखे उस पतेले की ओर। ये क्या चाचा जी, पतेली आम के पेड़ के नीचे क्यों रखी है? अरे बेटा, आमरस पेड़ से टपकने की राह देख रहे हैं 4 घंटे से। ये कैसा मजाक है चाचा जी? भूख से यहाँ जान चली जाएगी मेरी। ऐसे तो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी आमरस नहीं मिलेगा। अब की ना पते की बात तुमने बेटा। यही बात तो मुंगेरी तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ समझा नहीं चाचा जी। बेटा, सिर्फ बड़े सपने देखने से सपने पूरे नहीं होंगे जब तक तुम खुद कोशिश और मेहनत ना करो। संजय को अपनी गलती समझ आ जाती है। वो अपने पिताजी से माफी मांगता है और अगले ही दिन से काम की तलाश करने का वादा करता है। यह आलीशान घर है सक्सेना विला और इसके मालिक है मिस्टर सक्सेना। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मनोहर। कैसा था आपका सफर? हो गुड, बहुत अच्छा था। और तुम बताओ, कैसे चल रहा है यहाँ सब कुछ? सब बढ़िया है सर। और तुम्हारी फैमिली, बेटी की शादी सब कैसे थी? आपकी कृपा से सब अच्छा था। गुड गुड। अच्छा, मैं यहाँ और 2 दिन हूँ, फिर मैं वापस लंदन चला जाऊंगा। जी सर, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। अच्छा मनोहर, कार में विदेश से लाई एक कीमती मूर्ति और पेंटिंग है, उसे अंदर लेके आओ। जी सर। मिस्टर सक्सेना यहाँ अपने बंगले में 1-2 दिन आराम से रहते थे और फिर वापस लंदन लौट जाया करते थे। बाय मनोहर, घर का अच्छे से ख्याल रखना। जी सर। और यहाँ मनोहर इस बंगले का अच्छा फायदा उठाया करता था। तुम लोगों को इस बंगले में पार्टी करनी है तो एक रात के 10,000 रुपए होंगे। अरे अंकल, 10,000 बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम कीजिए। लास्ट 9,000, उससे कम नहीं। चलो ठीक है। ये मनोहर की ऊपर की कमाई थी। उन लड़कों ने वहाँ रात भर पार्टी की, नाचे, स्विमिंग पूल के मजे लिए और यहाँ मनोहर पैसे गिनकर खुश रहा। और हमेशा की तरह मनोहर ने अगले दिन खुद सारे बंगले की साफ सफाई की। हर महीने मनोहर ये बंगला 3-4 बार भाड़े पे दे ही देता था, वो भी मिस्टर सक्सेना को बिना बताए। एक दिन की बात है, मिस्टर शर्मा नाम के एक गृहस्थ मनोहर के पास आए। वॉचमैन जी, आप ये बंगला भाड़े पे देते हैं? जी हाँ सर। मेरी बेटी की शादी है, मुझे ये बंगला 3 दिन के लिए भाड़े पे चाहिए, मेरे मेहमानों को रहने के लिए। 1 दिन का कितना भाड़ा है? 3 दिन का सुनकर मनोहर खुश हो गया। वैसे तो 1 दिन के 10,000 है, लेकिन क्योंकि आप एक साथ 3 दिन रहेंगे तो कुल मिलाकर 25,000। ठीक है, अब इतने आलीशान बंगले का इतना तो देना ही पड़ेगा। ये लीजिए 15,000 एडवांस, और बाकी के जब लोग रहने आएंगे तब दे दूंगा। ठीक है सर। मनोहर की तो चांदी ही हो गई थी। कुछ दिन बाद मिस्टर शर्मा वापस लौटे और उन्होंने मनोहर को बचे हुए 10,000 भी दे दिए। मिस्टर शर्मा के साथ उनके कुछ रिलेटिव्स भी थे। वॉचमैन जी, आप मेरे गेस्ट को बंगला दिखा दीजिए। जी सर। मनोहर ने गेस्ट को बंगला दिखाया और उन्हें वहाँ की कीमती चीजों का ध्यान रखने कहा। वो गेस्ट उस बंगले में 3 दिन रहे। उस बंगले में रोज रात कोई न कोई फंक्शन हुआ करता था। 3 दिन बाद एक एक करके सारे गेस्ट चले गए। मनोहर खुश था क्योंकि उसे ढेर सारे पैसे मिल गए थे। हमेशा की तरह मनोहर बंगले की साफ सफाई करने लगा। अरे ये क्या, यहाँ की वो महंगी पेंटिंग कहाँ गई? और वो सोने की मूर्ति, सबका सब गायब। साहब ये सब फॉरेन से लाए थे। अब मैं क्या करूँ? पुलिस कंप्लेंट करूंगा तो साहब को सब पता चल जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया? मनोहर अपनी ही लालच में फंस गया
और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था।